मतलब ये बड़ा प्यारा सा सवाल इस चैप्टर से बन सकता है कि लिस्ट डाउन द सर्कमस्टेंसेस जिनकी वजह से वाइंडिंग अप की तरफ जाया जा सकता है। ये हो सकता है एक बड़ा सा पैराग्राफ देते हैं, फलाना कंपनी के मेंबर्स बहुत परेशान हैं, उनका ये मानना है कि अगर कंपनी बंद हो जाए तो बहुत अच्छा है। पहले वो सोचते हैं खुद से ही करेंगे, लेकिन फिर उनको किसी ने बताया कि कोड की तरफ जाए तो बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है। अब वो परेशान है कि कोड की तरफ वो जा सकते हैं नहीं जा सकते, तो लिस्ट डाउन द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच कोड में जाया जाता है। आपको पता है कंपनी लॉ का लॉजिकल सवाल भी अक्सर ऐसा होता है कि ऊपर पूरा कहानी बनाई होती है, नीचे सीधा सीधा सवाल पूछो। सर हमको वो गाली बताया जी क्या चीज? अरे वाह, मजीद रोशन करते सर कमाल हो गया। तो देखते हैं अगेन। एक भाई ने क्लास के बाहर भी कहा कि सर ये वाली वीडियोस कब तक अपलोड होगी? मैंने कहा भाई अभी हम तजुर्बा कर रहे हैं, किसी दिन कैमरा बंद हो जाता है, किसी दिन कुछ और, की कोई कमिटमेंट नहीं है। अगर ये तजुर्बा कामयाब रहा, और ये भी तजुर्बा हमारी वो नहीं थी, जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन आप लोगों की नॉन सीरियसनेस को देख के मैं वाकई परेशान हो गया हूँ कि कम से कम कुछ तो बैकअप हो आपके पास। आप लोग आती हैं वही कि ठीक है बाद में देख लेते हैं, फरवरी का महीना किस लिए अल्लाह ने दिया है, और अभी से सोचना शुरू कर दिया होगा कि लीप ईयर है या नहीं है, क्योंकि पढ़ाई तो फरवरी में करनी है, तो लीप ईयर होगा तो एक एक्स्ट्रा दिन मिल जाएगा। लेकिन लीप ईयर का फार्मूला आपको पता ही है, जो 4 में डिवाइड हो जाता है वो लीप ईयर होता है। और 2021 या 2022 तो 4 पे डिवाइड होता है, नहीं होगा 24 होता था डिवाइड। तो इसका मतलब ये है कि तो फरवरी की भी आपके पास एक दिन कम होगा, तो बस अब आपको पढ़ना पड़ेगा अभी से ही। तो खैर हम लोगों ने वाइंडिंग अप की कहानी शुरू की। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन का फर्क समझना है। ये फर्क समझ आया? डिसोल्यूशन क्या होता है? कल नहीं आया। डिसोल्यूशन क्या होता है? डिसॉल्व होना। नहीं वो तो इंसॉल्वेंट वाली बात है जी। डिसोल्यूशन क्या है? कंपनी ऑफिशियली बंद हो गई, मतलब ठग बंद, आपने लिखा कि क्लोज और एज रजिस्टर बंद किया, कंपनी की वही बंद हो गई। जिस दिन कंपनी इन एक्चुअल बंद हो जाए वो है डिसोल्यूशन। तो ये वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी क्या है? प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस है जो कि अक्सर 12 महीने पे जाता है, 12 महीने से ऊपर नहीं होना चाहिए। इस पूरे प्रोसेस को हम वाइंडिंग अप कहते हैं कि ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है जो कि वाइंडिंग अप है, और इसके अंदर जिस दिन कंपनी फौत हो जाएगी इस चीज को हम कहेंगे डिसोल्यूशन। फिर हमने कहा था जब कंपनी वाइंड अप हो रही होती है तो उस वक्त उसका स्टेटस एक कंपनी होता है, वो चल रही होती है, उसके सारे मामला भी उसी तरह से हैं, अकाउंट भी मेंटेन कर रहे होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता अपने बिजनेसेस को क्लोज करते जा रहे होते हैं। लेकिन उस वक्त कोई ये नहीं कहेगा कि कंपनी तो जिंदा ही नहीं है, ये हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर रही है। कंपनी कुछ जिंदा है, कंपनी अभी मरी नहीं है, कंपनी डिसोल्यूशन वाले दिन मरेगी। डिसोल्यूशन से पहले कंपनी का स्टेटस बीइंग अ कंपनी एग्जिस्ट करता है। जानो ये बात। फिर उसके बाद जब कंपनी की वाइंडिंग अप होती है तो मेंबर्स को हम एक नया नाम देना शुरू कर देते हैं। वो नया नाम हमें कितना बताएंगे? मेंबर्स को नया नाम क्या देते हैं? कॉन्ट्रीब्यूटरीज। किताब में आईकेएम की किताब में कॉन्ट्रीब्यूटरीज की डिटेल पे ज्यादा बात नहीं की, लेकिन ये लफ्ज जगह जगह इस्तेमाल होता है, आपको नजर आएगा तो आपको परेशान हो जाना था। तो मैंने एक ट्यूटर नोट डाला था, ट्यूटर नोट किताब में कहीं भी आया जिसका मतलब है कि ये पार्ट ऑफ किताब नहीं है आईकेएम की, मैंने एडिशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए डाला है ताकि आप लोगों को एक चीज इजाफी पता लगे। तो कंट्रीब्यूटरी का मतलब क्या है? जी, कंट्रीब्यूटरीज का मतलब वो लोग जो दोनों वे में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कि अगर हमारा एंड पे सरप्लस बच गया तो हम वो इनसे कंट्रीब्यूट करेंगे, इनकी तरफ कंट्रीब्यूट करेंगे, और अगर हमें लॉसेस हुए, नुकसान हुआ, हमारी लायबिलिटी हुई तो उसकी कंट्रीब्यूशन कहाँ से आएगी? कंट्रीब्यूटरीज को देखेंगे कि क्या वो लायबल हैं देने के लिए पैसे। कौन से कंट्रीब्यूटरीज लायबल होंगे? हैविंग शेयर कैपिटल में कौन? वो जिसके पास अनपेड शेयर हो, जिसने शेयर ले लिए थे उसके पैसे नहीं दिए थे तो उतने पैसे तक वो पाबंद है। गारंटी लिमिटेड में कौन होगा? जितनी गारंटी दी गई वहां तक वो लायबल है। और गारंटी लिमिटेड भी हो और शेयर कैपिटल भी हो तो दोनों चीजें, गारंटी भी प्लस अनपेड शेयर। इसका मतलब बड़ा आसान सा ये हुआ कि अगर एक कंपनी बंद होती है और उसके सारे मेंबर्स ने सारे पैसे कंपनी को दे दिए हुए थे, अब मेंबर से घर जाके कुछ पैसा नहीं मांगा जाएगा, चाहे कंपनी 2 करोड़ के लॉस पे बंद हो। यही तो वो लिमिटेड लायबिलिटी है जिसका हमने मजा उठाया कंपनी के अंदर।
तो कंपनी की लायबिलिटी है मैक्सिमम उस अमाउंट तक जो कि मेंबर्स के जिम्मे पड़ेगी, और मैक्सिमम कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल में मेंबर्स लायबल होते हैं शेयर कैपिटल तक, और गारंटी लिमिटेड और शेयर कैपिटल में कौन सा अनपेड, जो पे कर दिया वो पैसा तो कंपनी के पास जा चुका है, और गारंटी लिमिटेड में गारंटी तक होते हैं। एक तीसरी कैटेगरी होती है अनलिमिटेड कंपनी, जिसमें वो अनलिमिटेड लायबल होते हैं। कंट्रीब्यूटरी का कांसेप्ट समझ आया? क्लियर है? फिर उससे आगे गए, आगे जाके हमने कहा कि बाइंडिंग अप कितनी तरह की होती है, पता लगा 3 तरह की होती है, मार्शल लॉ, डेमोक्रेसी और मौजूदा दौरे हुकूमत। इससे ना तीनों कैटेगरी समझ आ जाती है आराम से। तो मार्शल लॉ वाज बाइंडिंग अप बाय कोर्ट, डेमोक्रेसी वाज वॉलंटरी, और मौजूदा दौरे हुकूमत अंडर सुपरविजन ऑफ कोर्ट। कि वो डेमोक्रेसी लेकिन सरपरस्ती काफी वाला दौर कर रहे हैं। चले हाँ, ये बात बेहतर है, काफली वाला दौर कर लेते हैं, आप ज्यादा ऑफेंड नहीं होंगे। लेकिन हालांकि अब काफली के कुछ लोग तो मौखर हो चुके हैं, फिर यही में आ गया ना। सदर से तो मार्शल लॉ वाला था ना, बिल्कुल सही है, काफली वाला जो दौर था, लेकिन उस वक्त आप लोग छोटे थे तो शायद आपको इतना आइडिया ना हो। पता नहीं आप लोग कितने छोटे हो गए, मतलब आप लोगों की एज इस वक्त ऑन एवरेज 19 के आसपास होनी चाहिए, आसपास में 3-4 इयर्स, यानी 19 से 23 के दरमियान। मुझे बड़ा मजा आता है, मैं कई दफा ना वो YouTube पे वो डाल दूं वीडियोस ये फाइनल की गई, तो वो आपको पता है YouTube ना वो स्टैट्स निकाल के इसमें से आ रही है, इसमें से तो नहीं आ रही, तो वो YouTube स्टैट्स निकाल के बताती है कि आपकी व्यू एवरेज ऑडियंस क्या है। तो जब फाइनल की वीडियो होती है ना, तो उसकी एवरेज ऑडियंस बड़ी मजेदार आती है। 24 साल से लेके 48 साल तक के दरमियान के लोगों ने इसको व्यू किया, तो वो मतलब सीए शुरू हो जाता है, खत्म नहीं होता। तो ज्यादातर लोग ना खास टाइम तक आर्टिकल्स करने के बाद उन्हें समझ आ जाता है कि दुनिया बस इतनी ही रंगीन थी। उसके बाद वो मेहनत करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, नौकरी करते रहते हैं, और कभी कभी पेपर भी दे देते हैं। तो इस वक्त आइडियल फायदा है जल्दी से जल्दी कैफ के पेपर क्लियर करें, क्योंकि फाइनल में खास टाइम तक ना आपको भी शर्म आनी शुरू हो जाती है। घर वाले पैसे मांगते तो नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि बेटा वो फलाना बंदा वहां गया था, वो तो अब तक डॉक्टर बन के कम से कम पर्ची वाला डॉक्टर तो बन ही गया ना, फलाना बंदा फलाना जगह गया था, उसको तो वो इतने पैसे आना शुरू हो गए। तो ऐसे में जो गैरत के मारे ना सीए का स्टूडेंट जो है वो डिसाइड करता है कि पेपर तो जिंदगी भर होते रहेंगे, मुझे कमाना चाहिए। फिर जब कमाने की तरफ जाता है तो ऑब्वियसली कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जब मेहनत करता है तो उसके बाद वो पढ़ाई को उतना फोकस नहीं कर पाता, इसीलिए आप लोग कहलाते हैं फुल टाइम स्टूडेंट, FTS। आप फुल टाइम स्टूडेंट है और आप फुल टाइम पढ़ सकते हैं। तो इस वक्त आपको मौका मिला हुआ फुल टाइम पढ़ लें, जल्दी से जल्दी ये टाइम गुजार लें, ताकि फाइनल में भी एक खास टाइम के अंदर पेपर क्लियर करें, ताकि जब आप अपने काम अपने जरिए माश की तरफ आए तो आपको ज्यादा तकलीफ ना हो। अल्लाह करे ये बात आपको याद रहे। 21 दिन का नोटिस याद रहना ये वाली बात है। वाइंडिंग अप 3 तरह की होती है, कोर्ट कर सकती है, कंपनी वाले अपनी खुशी से कर सकते हैं, और अंडर सुपरविजन हो सकती है। अपनी खुशी और अंडर सुपरविजन के ऊपर किताब ने बहुत ही थोड़ी सी डिस्कशन की है, और हमारा जो फोकस है वो वाइंडिंग अप बाय कोर्ट है, अदालत की वाइंडिंग, अदालत ने जब वाइंडिंग अप। ओके, अब अदालत वाइंडिंग अप किस तरह से करती है? अदालत की वाइंडिंग अप को हमने 8 स्टेप्स में डिवाइड किया। हमने कहा था सबसे पहले कुछ लोग पिटीशन जमा कराते हैं अदालत, बल्कि मैं क्यों बता रहा हूं, आपको बता सबसे पहले क्या होता है? लोग पिटीशन जमा करते हैं। फौरन से जो है ना, कैसे पहले कि मुझे भूल जाए मैं जल्दी से जुमला रिपीट कर दूं। तो सबसे पहले कुछ लोग किसी वजह से एक पिटीशन जमा कराते हैं। पिटीशन कहते हैं अदालत में दायर की जाने वाली दरख्वास्त। फिर क्या होता है? पिटीशन के बाद वो एडमिनिस्ट्रेटर एक ऑप्शनल सा स्टेप है, प्रोविजनल मैनेजर। जरूरी नहीं हमेशा अपॉइंट हो, अगर उन्हें लग रहा हो कि ये जरूरी मामला है, प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट हो सकता है। और अगर वो ऑप्शन ना हो तो फिर क्या ऑप्शन होता है? सोच रहा मैं तो पिछला नाम भी गलत बोला था, पिछला वाला नाम सही है। साथ वाले भाई क्या होता है? वाइंडिंग अप का ऑर्डर, वाइंडिंग अप का ऑर्डर आ जाता है, और ऑफिशियल लिक्विडेटर, असल वाला लिक्विडेटर जिसने आगे वाइंडिंग अप करनी है वो अपॉइंट हो जाता है। वो अपॉइंट होते साथ ही क्या करता है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। वो मेंबर से, कंपनी के बड़ों से, डायरेक्टर्स वगैरह से कहता है मुझे अभी तक का जो भी हिसाब किताब है मुझे जरा निकाल के दो, वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मिलने के बाद, ये गली के एंड पे जो भाई है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मिलने के बाद क्या होता है?
रिपोर्ट जमा कराई जाती है कोर्ट को कि मैंने चार्ज संभाल लिया, ये कंपनी की असासें हैं, ये लायबिलिटीज हैं, आप कहते हैं तो शुरू कर दूं वाइंडिंग अप, अदालत कहती है 100 बिस्मिल्लाह शुरू कर दो। जब वो कह देते हैं शुरू कर दो तो फिर उसके बाद जो स्टेप होता है वो क्या होता है? वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग्स होती है, वाइंडिंग अप का प्रोसीजर्स चलता है, वाइंडिंग अप की कार्रवाई होती है, वो क्या है कैसे है वो हमारे सिलेबस ने ज्यादा डिटेल से हमें नहीं बताया। फिर उसके बाद क्या होता है ये वाले भाई? फंड्स अगर हाथ में है कुछ तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और जब फंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तो आखिरी चीज क्या है? कंपनी हम रजिस्ट्रार को नोटिस भेज देते हैं, भाई जान कंपनी बंद हो गई है, रजिस्ट्रार कंफर्म करता है और कंपनी के रजिस्टर में एंट्री डाल देता है कि ये कंपनी जो है वो फौत हो गई है, खत्म हो गई। 5 स्टेप्स हमारे सिलेबस में है। हम पहला और सबसे बड़ा जो स्टेप है जिसमें सबसे ज्यादा डिटेल किताब ने दी है उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, दैट वाज पेटिशन। पेटिशन कब जमा कराई जाती है? जब कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हों, यानी कि एक लॉ ने लंबी लिस्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस बता दी है कि इनमें से किसी भी वजह से, किसी भी एक वजह से कभी भी अगर जोश चढ़े लोगों को तो कंपनी के खिलाफ पिटीशन अदालत में जा सकती है और अदालत कंपनी को वाइंडिंग अप ऑर्डर दे सकती है। वो एक लिस्ट हमने देखी थी। उस लिस्ट में अगर आप देखें तो ज्यादातर हमने देखा है कि मीटिंग ना की हो, स्टैटिस्टिक मीटिंग, एटीएम 2 साल से नहीं करवाई, उसके अकाउंट 2 साल से नहीं फॉरवर्ड किए, मेंबर मिनिमम से नीचे चले गए, मेंबर जीरो हो गए, लिस्टेड कंपनी खत्म हो गई, लाइसेंस एक्टिविटी थी वो रिवोक हो गया। एक लिस्ट ऑफ कंडीशन थी जो आप खुद से भी सोचेंगे तो 4-5 आप पेपर में लिख सकेंगे, बट दिस इज हाईली रिकमेंडेड कि आपको क्रैम करना चाहिए। यहाँ तक हमने जितना पढ़ा था मुझे बताइए कोई सवाल, कोई ऐसी बात जो आपको ना समझ आ रही है, कोई ऐसी बात जो ज्यादा समझ आ रही है? कंपनी ceases to be a listed company. ठीक है सर इसको जी बिल्कुल, ये एक अजीब सी बात है। अगर एक कंपनी लिस्टेड थी, तो मैं एक छोटा शेयर होल्डर हूँ, मैंने क्या किया, मैं सोचा फलाना कंपनी लिस्टेड है, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, मैं उस कंपनी में लगा देता हूँ। बड़े भरोसे से लगाया कि लिस्टेड कंपनी है, अच्छे प्रॉफिट्स होते हैं, ये ज्यादा इनके मेंबर्स होते हैं। अब अगर कंपनी किसी वजह से लिस्टेड नहीं रही जो कि लिस्टेड थी, तो दिस इज वन ऑफ द इशू जिसके ऊपर गुस्सा खा के कंपनी की वाइंडिंग अप की तरफ भी जाया जा सकता है। यानी फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रार को लगता है कि यार ये कंपनी अच्छी बनी तो लिस्टेड थी, क्योंकि ये डीलिस्ट हुई है, इनकी नीयत खराब है, भाई एक लिस्टेड कंपनी क्यों अपने आप को खत्म कर रही है? या तो खुद अपनी पसंद से डाउन हुए, या उन्होंने कुछ ऐसी हरकत देखी है कि स्टॉक एक्सचेंज में उठा के बाहर फेंक दिया। तो अगर खुद माइनस किया अपने आप को तो भी खतरनाक है। एक आम शेयर होल्डर जो घर बैठा हुआ उसका क्या कसूर है कि उसकी इन्वेस्टमेंट अच्छी मिली लिस्टेड कंपनी की, जिसको कभी भी जाके बेच सकता था, अचानक से खत्म हो गई। तो इस चीज को हम एक ऑफेंस काउंट करेंगे कि एक लिस्टेड कंपनी डीलिस्ट हो गई, और ये डीलिस्ट यूं भी हो सकती है कि उसने स्टॉक एक्सचेंज की कोई किसी हुक्म की खिलाफवर्जी की। तो दोनों सूरतें पब्लिक के वसी तरफ मुकाबले नहीं है, तो ऐसे में इस कंपनी की वाइंडिंग अप की तरफ बात जा सकती है। अगर 50 मेंबर्स से कम हो जाए तो डीलिस्ट हो जाती है स्टॉक एक्सचेंज से, 500 मेंबर्स से सॉरी ठीक है। तो सर मार्केट कंडीशन भी सर मार्केट कंडीशन भी इफेक्ट करती है। असल में देखिए एक लिस्टेड कंपनी जो बनती है ना, 500 तो मैंने मिनिमम तादाद बताई, 3-3, 4-4, 5-5 हजार शेयर होल्डर्स तो एम ही होते हैं। अब इसका मतलब है कि एक कंपनी पे ट्रस्ट ही लोगों का खत्म होता जा रहा है कि वो धड़ाधड़ छोड़ते उसके 4000 मेंबर्स रिड्यूस होकर 500 से भी नीचे रह गए। इसका मतलब है कि वो कंपनी पे अब ज्यादा लोग भरोसा नहीं कर रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि इस रीजन पे कंफर्म वाइंडिंग अप होगी, दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन जिस पे अदालत में कहा जा सकता है देखें तो सही अचानक से वो डीलिस्ट हो गई है, तो अदालत हो सकता है उनसे कहे क्यों ऐसा कर रहे हो, और हो सकता है अदालत के अच्छा ऐसा किया अब तुम लोगों की वाइंडिंग अप होगी। तो अगेन ये वो इश्यूज नहीं है जिस पे फॉर श्योर वाइंडिंग अप होनी है, ये वो इश्यूज है जिस पे अदालत में मामला उठाया जा सकता है कि देखें ये कुछ अजीब सा हुआ है, जरा आप बीच में आए। फिर अदालत देखेगी कि क्या उनको वाइंडिंग अप का ऑर्डर देना है, क्या उनको कंपनी को बेहतर रेगुलेट करना है, या क्या करना है। जी क्वेश्चन है कि आपने कहा था कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप, ठीक है, तो वो लिक्विडेटर कर रहा होता है। हाँ, अब कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, इसे क्या मुराद है? जब लिक्विडेटर आता है ना तो उस वक्त कंपनी की सारी मैनेजमेंट साइड पे हो जाती है और लिक्विडेटर ऑल इन चार्ज बन जाता है, जस्ट लाइक चीफ एग्जीक्यूटिव। फिर यही सारे मामला देखता है, कुछ जगह डायरेक्टर्स की मुशावरत चाहिए हो तो उन्हें बुला लेता है, कुछ जगह कुछ और, अदरवाइज डायरेक्टर मैनेजमेंट सब साइड पे हो गए और एक एडमिनिस्ट्रेटर टाइप का बंदा आ गया जो कह रहा है अब मैंने कंपनी बंद करनी है। तो वो सारे फिर उसकी पावर्स होती हैं, वो जिस बंदे से जो इन्फॉर्मेशन मांगे सब पे जरूरी होता है कि वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे और अब वो कंपनी को प्रॉपर तरीके से बंद करता है। जी डायरेक्टर्स को साइड पे करने का मतलब डायरेक्टर्स को साइड पे करने का मतलब ये है कि डायरेक्टर्स हैं तो सही और डायरेक्टर थे भी, तो कभी भी अगर लॉ में लिखा होगा ना लिक्विडेटर डायरेक्टर से फलाना रिपोर्ट तलब करे, तो इसका मतलब है वो जो साइड पे लगे हुए हैं
मैं ये नहीं कह रहा कि आदमी इनको गोली मार देगा, वो डायरेक्टर बहैसियत डायरेक्टर, उनका नाम डायरेक्टर तो रहेगा, लेकिन अब वो बेचारे मैनेजमेंट नहीं कर सकते, मैनेजमेंट ये कर रहा है। और जहां इसको लोग कहेगा कि ये मामला डायरेक्टर से पूछो, तो इसका मतलब है वो जो आखिरी दिन डायरेक्टर काउंट हुए थे इसके आने से पहले वो डायरेक्टर है। इसीलिए मैंने कहा कि उनको साइड पे लगा देता है, खत्म नहीं कर देता, वो साइड पे हो जाते हैं, जब उनकी जरूरत पड़ती है तो उन्हें बुला लिया जाता है। उनकी सारी जो पावर्स है वो लिक्विडेटर उनकी सारी पावर लिक्विडेटर के पास आ जाती है, और लिक्विडेटर के पास एक तो कंपनी की मैनेजमेंट की पावर आती है, दूसरी अदालत की तरफ से है। वो जो हम पोर्शन नहीं पढ़ रहे उसमें कम से कम 17 सेक्शन हैं जिसमें कोर्ट की पावर का जिक्र है कि कोर्ट लिक्विडेटर को अपनी पावर दे देती है। इवन लिक्विडेटर उठा के कोई भी केस डिसमिस कर सकता है, किसी भी जगह कोई भी एक्शन ले सकता है। कंपनी के कुछ एसेट्स किसी ने कब्जा किए हुए जाके जबरदस्ती छुड़वा सकता है, मतलब इसको बहुत पावर है। लेकिन शुक्र है हमारे सिलेबस नहीं ब्रेक लगा जी। ऑपरेसिव का क्या मतलब? ऑपरेसिव का मतलब है दबा रहा होता है, टेंशन दे रहा होता है, उनको मजरूह कर रहा होता है, उनको गजन पहुंचा रहा होता है। तो अगर साबित हो जाए कि ये कंपनी जो है वो शेयर होल्डर्स के राइट्स को पामाल कर रही है या शेयर होल्डर्स को उनके हुकूक नहीं मिल रहे, अब शेयर होल्डर अगर एक उठ के कह दे कि जी मुझे मेरा डिविडेंड थोड़ा सा लेट मिला था, तो ये मजरूह करना नहीं है। मजरूह करने को भी उन्होंने डिफाइन किया है कि कम से कम ये एक परसेंटेज डिफाइन कर दी कि 10% के करीब अगर ये साबित हो जाए कि इतने लोगों को तकलीफ पहुंची जी। वाइंडिंग अप सर, ये वाइंडिंग अप में वो जो एक्सपेंसेस में सैलरीज भी काउंट करेंगे जो फ्यूचर में भी देंगे? जी बिल्कुल, एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप में अब कंपनी ड्यूरिंग वाइंडिंग अप जितनी भी चल रही है ना वो सब वाइंडिंग अप के खर्च है, सब जो भी फ्यूचर में भी सैलरीज वगैरह भी वो ऐसे ही, बिल्कुल इसी तरह से। तो इसीलिए असल में बहुत ज़्यादा चीज़ें आगे नहीं, मैं इसलिए ब्रेक लगा देता हूँ। अदरवाइज एक सेक्शन फिर बताता है कि आपने पहली प्रेफरेंस किस चीज़ को देनी है खर्चे देते हुए, दूसरी किसको देनी है। तो मजे की बात है कि अगर गवर्नमेंट का बिल ड्यू हुआ है और एक डायरेक्टर की सैलरी ड्यू हुई है तो गवर्नमेंट का बिल फर्स्ट प्रेफरेंस है। इसी तरह से लिक्विडेटर की सैलरी ड्यू हुई है और फलाना खर्चा ड्यू हुआ है तो हम कहते हैं लिक्विडेटर। तो एक पूरी प्रेफरेंस है, लेकिन अगेन हमने सिर्फ उतना पढ़ना है जितना हमें बताने की कोशिश की है जी। ऑल क्लियर? यस सारे लोग? यस बिल्कुल पक्का? यस सर 40 मिनट आप मुझे दे रहे हैं जी सर ऐसे दिखा रहे हैं क्योंकि टेस्ट डिस्कस होना है। दिखाएं टेस्ट फिजिकल। क्योंकि ये एक फिजिकल क्लास है तो इसमें टेस्ट की फिजिकल डिस्कशन होगी, वरना टेस्ट स्क्रीन पे शेयर होता। सर इस टेस्ट में रिवॉर्ड भी ये असल में उस वक्त तक डिसाइड नहीं हुआ था, लेकिन अगले टेस्ट से पहले आप कोई रिवॉर्ड वगैरह का भी मामला कर लेंगे, क्योंकि आप तो वही क्लास है जो फिजिकल है। लेकिन मैंने प्री में जब रिवॉर्ड के बारे में सोचा तो उस वक्त ही बच्चे ऐसे गायब हुए कि मैं उसके बाद कुछ मायूस सा करता रहा। जैसे कल भी उन्होंने बताया कि वो जो ग्रुप बनाया है उसमें वो 70 बच्चा है। फिर ज्यादा दुख देने के लिए मुझे उन्होंने बताया कि सिर्फ पोस्ट रिजल्ट का 70 बच्चा है, जिसमें मुझे थोड़ी सी और परेशानी हो गई। तो कह रहे हैं कि आप लोग प्री रिजल्ट वाले उस ग्रुप में हैं, उन 70 है ना? इसका मतलब प्री और पोस्ट मिला के 70 है, फिर ठीक है। फिर इतने बच्चे कुछ ना कुछ मुनासिब है। लेकिन अगर खाली पोस्ट के 70 है और प्री के भी पीछे से कुछ 46 चले आ रहे थे, तो 110 बच्चों में से अगर ये तादाद है तो ये तो बड़ी परेशान करने वाली बात है। 3 सवाल थे, 4 सवाल। मैं अगर ये टेस्ट देखता तो क्वेश्चन 3 देखते ही मैं कहता कि छोड़ो यार अगला टेस्ट। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है, मैं क्वेश्चन 3 देखते ही सोचता कि ये एंड पे करना चाहिए। मतलब इससे ज्यादा बेहतर ट्रीटमेंट इसका कोई नहीं हो सकता कि इसको सबसे एंड पे डिस्कस किया जाए। तो एक 2 लाइनों का सवाल मुझे नजर आया, क्वेश्चन नंबर 4, और मैंने थोड़ा सा पढ़ा तो मुझे देखे अल्फाज भी लगे। तो मैं अगर स्टूडेंट होता तो मैं सबसे पहले एक ऐसे सवाल को चूज करता जो प्योर रट्टा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधा सीधा। So in a general meeting, ordinary as well as special business are put up for consideration of members. Distinguish between ordinary business as opposed to special business. शायद नहीं पेचीदा अल्फाज इस्तेमाल करके बात जो पूछी है वो आपको थोड़ा सा घुमा फिर आके सब जुमला 3 दफा पढ़ने के बाद समझ आ गई कि हाँ मैं गलत नहीं समझ रहा। वो सिर्फ हमसे ऑर्डिनरी बिजनेस पूछ रहा है कि वो क्या होता है। तो ऑर्डिनरी बिजनेस 4 होते हैं, वो 4 बता देते हैं। उसने कहा डिफरेंशिएट करें उनसे कि इन 4 को छोड़ के बाकी सब स्पेशल बिजनेस। तो 5 नंबर के लिए एक सवाल पूछा गया था कि ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस में क्या फर्क है। तो ये एक आसान सवाल था, यहाँ से आपने 5 में से 4 नंबर लेने की कोशिश की, इसलिए कि आपने वो 4 लिख दी होंगी कि ऑर्डिनरी बिजनेस है। फिर वो खूबसूरत जुमला नहीं लिखा होगा कि इन 4 के अलावा जो है वो स्पेशल बिजनेस है। ये एक्स्ट्रा जुमला लिखने वाले इजाफी उसे 1 नंबर तक पहुंच सकते थे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा बड़ा था, फिर उसकी तरफ आप आए।
AGM of Nizam Industries was held on November 16, 2020. Some of the shareholders are not satisfied with the decision taken at the meeting and are of the opinion that the directors have manipulated the situation in order to obtain certain approval in AGM. AGM में directors ने कुछ जगह थोड़ा सा सियासत खेली और लोगों को गुमराह किया. You are required to explain how and under what condition the proceeding of AGM can be declared as invalid. इस AGM को invalid declare करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर 10% लोग 30 दिन में अगर अदालत चले जाते हैं और अदालत फैसला दे देती है कि मीटिंग पूरी या मीटिंग का इतना हिस्सा इनवैलिड, तो सब फारिग हो जाएगा. तो ये 4 नंबर का एक बहुत बड़ा मुफ्त आपके पास मौजूद है. उसके बाद फिर आपने सोचा कि अब जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं. ये थोड़ा सा इंसानियत से भरपूर लग रहा है. क्वेश्चन नंबर 3 तो पता नहीं क्या बातें कर रहा है. अभी क्वेश्चन नंबर 3 को हमने जोड़ा था. मेरा बड़ा दिल था कि इसमें एंटर लगाते तो सवाल खूबसूरत बन जाता, लेकिन ये एंटर के बाद इतना और बड़ा हो जाता है कि आप जो है उस पर परेशान हो जाते हैं. An extraordinary general meeting of Mastermind Technologies Limited, a listed company, was scheduled to be held on October 31, 2020. The directors adjourned the meeting for next week as the quorum was not present within 15 minutes of the scheduled time. मीटिंग 31 अक्टूबर को होनी थी. डायरेक्टर ने 15 मिनट तक कोरम पूरा ना होने पे ये सोचा कि मीटिंग को एडजर्न कर दिया जाए. ये जुमला सुनते ही आपका हाथा निकल गया. आपको समझ आ गया कि ईरान का 15 मिनट में तो नहीं होता. 15 मिनट का होते थे. 15 मिनट के अंदर ये ध्यान में रखना है. एग्जामिनर खेल सकता है. Based on the provision of Companies Act 2017, you are required to comment on the following. Commentary करनी है. Part A था the decision of the director to adjourn the meeting, assuming the meeting was called upon the requisition of member या meeting was called by the directors. जी अगर तो requisitionist ने कॉल की थी तो भी 15 मिनट का मजीद इंतजार होना चाहिए था. आधा घंटा पूरा होने पे कोरम पूरा ना होता तो ये डिसॉल्व हो सकती. अगर डायरेक्टर्स ने बुलाई थी तो भी 15 मिनट इज नॉट द राइट टाइम. 15 मजीद मिनट का इंतजार अगर किया होता तो फिर ये एडजर्न हो जाती एक हफ्ते बाद ठीक इसी टाइम और इसी तरह. ये बात बतानी थी जी. अगर आर्टिकल्स में लिखा हो कि 15 मिनट ही वेट करना है. नहीं देखिए हमने कहा था कि हम उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे. लॉ आधा घंटा लॉ ने कहा है आप आर्टिकल में लिखते हैं 1 घंटा इंतजार कर लेंगे. ठीक है, लेकिन लॉ ने कहा कम से कम आधा घंटा इंतजार करो और आप हम तो 10 मिनट इंतजार करेंगे, वो गलत हो जाएगा. जैसे मैंने कोरम में कहा, लॉ ने कहा कम से कम इतने आप बढ़ा दें. अब तो लॉ अगर कहीं कहेगी इतना तो फिर आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं. तो आर्टिकल्स में कुछ ऐसा ना हो जो कि अगेंस्ट हो जाए उसके. नंबर 2, वैलिडिटी ऑफ द रेजोल्यूशन पास्ड एट एडजर्न मीटिंग. ओहो, रेजोल्यूशन तो एडजर्न मीटिंग में पास हुई है, वो तो वैलिड नहीं होगी ना. आप कहेंगे वो वैसे ही वैलिड होती है जैसे ओरिजिनल मीटिंग वाली. हाँ, एक इजाफी बात ये है कि उसकी इफेक्टिव डेट उसकी जब वो फ्यूचर डेट होती है जिसमें वो इफेक्ट होती है. पता है अगर टॉपिक आता हो ना तो टेस्ट को देख के पहेली वाली फीलिंग आती है. अच्छी सी फीलिंग आती है ना, अंदर से दिल करता है कि हाँ इसको क्रैक करें, इसका सॉल्यूशन तक पहुंचे. फिर जब दिल करता है सॉल्यूशन तक पहुंचते तो फिर अगला मसला आता है उसको लिखें कैसे. तो ये छोटी छोटी सी बातें जो कि बीच में कवर होती हैं. वो मैंने इन्वेस्टिगेशन कराई तो ग्रुप में वो वाली वीडियो शेयर नहीं हुई 3 तरह के सवालों की. तो आज अभी थोड़ी देर पहले शेयर हुई है. हाँ, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने काफी ज्यादा जोश और खरोश दिखाया उस पे कि यार आपने क्या किया, वादा किया था बच्चों से. तो ग्रुप में वो वाली वीडियो आ गई होगी कि 3 तरह के सवाल किस तरह के होते हैं और हर तरह के सवाल को डील कैसे करना है. वो जरूर देखिएगा और बार बार देखिएगा. उससे ना एक अप्रोच डेवलप होती है कि हर सवाल को पेपर में स्टार्ट कैसे करना है. पेपर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम सवाल समझ आने के बाद भी ना स्टार्टिंग नहीं समझ आती है. तो कम से कम आपको एक हौसला हो जाएगा कि इस तरह से उसमें विद एग्जांपल्स बताए हुए हैं अलग अलग तरह के सवाल. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. जब इस तरह का बड़ा सवाल होता है ना तो सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लेनी चाहिए. सवाल की एंड रिक्वायरमेंट दी ही नहीं है. तो अब यहाँ पे नहीं समझ आई. फिर आपने ऊपर पढ़ा, ऊपर नजर आया कि जी एक चीज इस तरह से करके अप्रूव हो गई. मार्च 31 दरमियान में देखिए 5वीं 6वीं लाइन के आसपास, मार्च 31 2019 को शेयर होल्डर हु गेव अ डिसेंडिंग वोट इन मीटिंग लॉन्च अ प्रोटेस्ट विद कंपनी क्लेमिंग दैट रेजोल्यूशन वाज इनवैलिड एंड नॉट ऑफ द फॉलोइंग. उन्होंने कह दिया है कि जी ये रेजोल्यूशन सही थी ही नहीं और कुछ रीजंस भी दे दिए. अब सवाल में एक्सप्रेसली नीचे रिक्वायरमेंट वाली लाइन नजर नहीं आई, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने एतराज कर दिया कि रेजोल्यूशन गलत है और 5 रीजंस दे दी. तो टेक्निकली आपसे क्या मांगा जा रहा है? इसका मतलब है कि रिक्वायरमेंट की लाइन नजर नहीं आई या आ गई
इन एनी केस आपकी कॉमन सेंस क्या कह रही है कि ये पूछ क्या रहे हैं? देखने के इन्होंने जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो सही लिखी हैं कि गलत? क्या ये बातें सही है या नहीं, और इनकी रोशनी में फिर देखेंगे रेजोल्यूशन सही वाली पास हुई है या नहीं पास हुई है। देखते हैं ये मसले क्या थे। ऊपर से चलते हैं, पहले पहला पैरा पढ़ते हैं, फिर 5 मसले उन्होंने बताए हुए। सी ग्रीन लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसने जनरल मीटिंग की है 9 बजे मार्च 25 को। मार्च 25 को सुबह 9 बजे उनकी मीटिंग थी। To consider and deem fit pass a special resolution proving the disposal of a part of company's undertaking. कंपनी का एक बिजनेस बेचने के बारे में वो आपस में तय करना चाह रहे थे। The meeting commenced at 9:16 मिनट लेट शुरू हुई क्योंकि कोरम प्रेजेंट नहीं था। And was attended by 100 members. मीटिंग में 100 मेंबर्स आए, including 10 members represented through proxy। 10 ऐसे लोग थे जिनके पीछे मतलब जो दूसरे वाले मेंबर थे उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी थी। इसका मतलब है कि 100 बंदों ने मीटिंग अटेंड की जिनमें से 10 नुमाइंदगी कर रहे थे। अब वो जो नुमाइंदगी कर रहे थे क्या वो मेंबर थे या नॉन मेंबर? सवाल में बताया है 10 मेंबर्स लिखा हुआ है 100 मेंबर्स ने अटेंड, तो उन्होंने ये खुद ही बता दिया कि जो 100 आए थे ये मेंबर्स थे, इनमें से 10 नुमाइंदगी भी कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि जो फिजिकली बैठे हुए हैं सामने वो 100 के 100 मेंबर्स थे। थोड़ा सा कहानी आगे चलाते हैं। आफ्टर हीटेड डिबेट वोटिंग वाज हेल्ड थ्रू शो ऑफ हैंड। एक बड़ी अच्छा ये टोटल इनके पास 1 मिलियन शेयर्स थे एग्रीगेट। इन 100 के पास टोटल मिला के सब कुछ मिला के प्रॉक्सी मिला के कितने थे? 1 मिलियन। आफ्टर हीटेड डिबेट वोटिंग वाज हेल्ड थ्रू शो ऑफ हैंड। बड़ा गर्मा गर्म बहस हुई और उसके बाद शो ऑफ हैंड से फैसला तय पाया। एंड चेयरमैन डिक्लेयर्ड रेजोल्यूशन सक्सेसफुल। चेयरमैन ने कहा रेजोल्यूशन कामयाब हुई। क्यों? क्योंकि 78 वोट्स वर कास्टेड इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन। तो क्या ये 78 वोट डले होंगे किसी डब्बे में? शो ऑफ हैंड हुआ, हाथ खड़े हुए, 78 हाथ खड़े थे। स्पेशल रेजोल्यूशन कितने पे पास होती है? तो 78 आउट ऑफ 100 पे तो कंफर्म पास हो गई। इवन 75 आउट ऑफ 100 भी हो तो भी कंफर्म पास हो गई। अगर मैं 2-3 वोट को साबित कर दूं कि वो सही नहीं थे और फिर भी अगर 75 हमारे पास कम से कम वोट आए हो तो हम कहेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गई। तो एक आध वोट गलत होने से जज्बातियों की नहीं कह देना कि रेजोल्यूशन गलत थी या ठीक थी। अब देखते हैं मसले क्या है। पहला मसला, Mr. A who voted for the resolution was represented through a proxy which was deposited at 5:01 पे after office hours on March 22, 2019। मीटिंग कब है? मार्च 25 को सुबह 9 बजे। तो मार्च 25 से पीछे मार्च 24, एक दिन और पीछे 23 मार्च को सुबह 9 बजे प्रॉक्सी फॉर्म जमा हो जाना चाहिए। पता नहीं आपने दिनों के ऊपर खास गौर किया या नहीं किया? 23 मार्च को लिखा आगे बता भी दिया उन्होंने है मुझे पढ़ा देना ये ये वाला पढ़ा देता, थोड़ा बहुत दिमाग लगाते ना। चले तो moreover since 23 was a public holiday the condition of depositing proxy at least 48 hours before meeting could not be met। अब आपको पता है कि पब्लिक हॉलीडे आ जाए तो ये 48 घंटे बढ़ के 72 घंटे हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 22 मार्च को सुबह 9 बजे तक अगर प्रॉक्सी फॉर्म आ जाता तो वो वैलिड होता। इसका मतलब ये है कि एक बंदा तो गलत है, उसका प्रॉक्सी गलत था। इंटरेस्टिंग बात ये है कि शो ऑफ हैंड में तो प्रॉक्सी का ताल्लुक नहीं था। तो फिलहाल हम इसको काउंट करें ना करें, हमने ये तय कर लिया कि इसकी जो मीटिंग में शमूलियत है वो सही नहीं थी। ये ओरिजिनल मेंबर को सही से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, लेकिन ये खुद तो था तो हाथ काउंट हुआ। इसका मतलब है गिनती 78 से नीचे नहीं है। खुद मेंबर है और एक दोस्त को नुमाइंदगी भी कर रहा है, दोस्त की नुमाइंदगी गलत हो गई, कट गया वो कनेक्शन, दो साइड पे हो गया। खुद तो मेंबर है, खुद तो वोट किया है। और शो ऑफ हैंड में तो पहले ही भी कौन सा प्रॉक्सी काउंट हो जाता है। फिर क्या हुआ? मिस्टर बी शेयर होल्डर विद होल्डिंग ऑफ 50,000 शेयर वाज रिप्रेजेंटेड बाय 2 प्रॉक्सी। मिस्टर बी 50,000 शेयर रखते थे, उन्होंने क्या किया 30,000 शेयर्स पे एक बंदा प्रॉक्सी बना दिया और 20,000 शेयर पे एक दूसरा बंदा प्रॉक्सी बना दिया।
और इन्होंने यहाँ पे सवाल ने कह दिया है कि उन प्रॉक्सीज को हमने काउंट भी कर लिया था बोलेंगे। दोनों पहली बात है कि वो नहीं काउंट होने चाहिए। एक बंदा अगर एक से ज्यादा लोगों को प्रॉक्सी बना देता है तो यहाँ दो बंदे जो गिनने गए हैं, अब उसमें हम कह रहे हैं कि उनकी प्रॉक्सी सही नहीं थी। अब वो खुद बहैसियत मेंबर थे तो असूलन शो ऑफ हैंड में काउंट होने चाहिए। अभी देखते हैं हमारा मसला क्या इतना ज्यादा बढ़ता है कि 3-4 की हमें जरूरत पड़ जाए। फिर क्या हुआ, जेके लिमिटेड के पास 20,000 शेयर है, उन्होंने मिस्टर समीर को भेज दिया, ना ही वो कंपनी के डायरेक्टर है ना ही एम्प्लॉई हैं। क्यों भेज दिया उन्होंने? कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा हो कि नॉन मेंबर भी हो सकती। ये प्रॉक्सी नहीं है, कंपनी का नुमाइंदा है, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव क्या कंपनी का ही कोई एम्प्लॉय होना चाहिए? वहां पे बड़े खूबसूरत लफ्ज लिखे हुए हैं कि कोई भी डायरेक्टर शायरेक्टर या एनी पर्सन। आप अगर जाके देखेंगे तो उन्होंने रिप्रेजेंटेशन में वर्ड एनी का जिक्र किया, तो एनी रिप्रेजेंट कर सकती है। एनी यानी कि वही बात है कि वो बंदा मेंबर है ही नहीं, वो तो उसकी कंपनी मेंबर है। हाँ, जो आएगा वो खुद बहुत मेंबर काउंट होगा। तो इसमें भी ये जो आ रहा है, ये बंदा काउंट तो मेंबर होगा, इसीलिए उसके हाथ को भी हम मेंबर वाला हाथ काउंट कर रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि सवाल ने ये पूछा है कि अगर एक ऐसे बंदे को भेज दिया जो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, तो क्या वो रिप्रेजेंटेटिव सही है? हम कहेंगे बिल्कुल सही है। कंपनी लॉ ने कोई इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा जिसको वो लोग भेज दें हम उसको बड़ा इज्जत से अपने पास मीटिंग में इन्वाइट करेंगे। तो ये तीसरा आरोप तो गलत साबित हुआ। चौथा, shareholders who lodged the protest hold 300,000 shares and therefore the resolution was approved by shareholder holding 70% voting rights। बड़ा मजे का इन्होंने इल्जाम लगाया और उन्होंने कहा देखो जी 3 लाख शेयर्स तो हमारे पास है जो एतराज कर रहे हैं और हमने वोट भी फेवर में नहीं किया। तो जिन्होंने वोट फेवर में किया होगा वो 10 लाख टोटल थे ना शेयर्स, उनके पास टोटल 7 लाख होंगे, तो 70% के हिस्सेदार थे। तो कैसे रेजोल्यूशन पास होगी? आप कहेंगे यार क्या बात करते हो, शो ऑफ हैंड में इंसान गिने जाते हैं, तोले थोड़ी जाते हैं। तो ये नहीं देखेंगे उनके पास शेयर कितने थे, वोटिंग पावर कितनी थी, हम देखेंगे तादाद में कितने थे। तुम्हें मसला था क्या करते हैं, पोल डिमांड कर लेना। 30% थे तुम्हारे पास वोटिंग पावर, पोल डिमांड करते कहते नहीं ऐसे नहीं, पोल से होगा सारा काम। तो जब पोल नहीं डिमांड किया तो अब रोने का कोई फर्क नहीं। तो ये बात भी गलत साबित होगी। फिर उन्होंने कहा चले आखिरी बात भी हमारे पास, मीटिंग टाइम से शुरू नहीं हुई तो ये दोबारा होनी चाहिए। 16 मिनट लेट शुरू हुई। हम आधे घंटे तक इंतजार कर सकते हैं, आधे घंटे तक आज मीटिंग शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है एक दो इल्जाम साबित हुआ और फर्ज करें हम वो प्रॉक्सी सारी बातें भी भूल जाए, उन दोनों तीनों को भी माइनस कर दें तो भी 75 से नीचे तो नहीं जा रहे। इसका मतलब है कि ये रेजोल्यूशन सही। तो ये सवाल देखने में खौफनाक था लेकिन इसे थोड़ा थोड़ा सा देखते गए। अब 5 पॉइंट्स में से 3 आसान है, 2 थोड़े से टेक्निकल थे और उसमें भी वो जो दिनों की कैलकुलेशन है वो कई दफा परेशान करती है। तो आपने ध्यान में रखना है कि 48 घंटे के बीच में छुट्टी आ जाए तो ये मजीद 24 घंटे और पीछे हो जाता है। तो फिर आपने मीटिंग वाले दिन से -3 डेज पे आके देखना है कि उस वक्त क्या टाइम हो रहा है, उससे पीछे डिपॉजिट हुआ है तो सही है। अब कल एक भाई पूछना चाह रहे थे ऑफिस आवर्स और वो वाली बात, ये ऑफिस आवर्स का मसला ही नहीं था यहाँ, ये सब कंफ्यूज करने के लिए था। भाई 22 तारीख को सुबह 9 से पहले जमा कराना था, तो 22 को शाम 5 बजे पे किया या 22 को दोपहर 2 बजे किया, हर तरह से बेकार हो गया। तो वो सिर्फ परेशान करने के लिए ऑफिस आवर्स के बाद और पहले वाली बात, बेसिक 5:30 बजे से मतलब अगर वो जमा करा रहा है और मीटिंग के ड्यू टाइम से 48 घंटे पहले जमा करा रहा है। और 21 को सर ऑफिस आवर्स के बाद जी, अगर 21 को ऑफिस आवर्स के बाद जमा कराए तो अगर आप उसे कहेंगे कि हम तो ऑफिस आवर्स में ही काउंट करेंगे तो अगले दिन सुबह 9 बजे से पहले उसका हमारे पास आया जी। अगर मेंबर को क्या हुआ है एमसीक्यूज के असल में बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड से जवाब होते हैं। फिर भी अगर किसी एमसीक्यू में आपको एतराज हो तो स्टेप 1 आपने ग्रुप में शोर मचाना है। आपने कहना ये एमसीक्यू का ये जवाब क्यों है, तो एक और बच्चा जिसने सही जवाब दिया होगा कहेगा वो खुदा को खौफ करो, एक एंड होता है। असल में बात ये है कि जो सब्जेक्टिव है ना उसमें तो एक लॉजिकल रीजनिंग और वो सारी डिबेट हो रही है। एमसीक्यू का स्ट्रेट फॉरवर्ड सा जवाब है। फिर भी अगर उसमें आप कहें कि ग्रुप में हमारी लड़ाई हो गई, आपके सर पिछले दिन बच्चे दूसरे का सर फाड़ दिया ग्रुप के अंदर क्योंकि दोनों आपस में झगड़ा हो गया था, सर एक दफा बता देंगे एमसीक्यू नंबर 2 में सही जवाब बी है या डी है, तो उसके ऊपर फिर हम कुछ इस तरह से करेंगे। तो इसलिए एमसीक्यू को मैं नॉर्मली उस पर टाइम लगाने के बजाय, क्योंकि हमारे पास टाइम जरा थोड़ा सा किल्लत भी है जी। जहाँ से भी सवाल आता है ग्रुप में हमारी बात की हाँ ग्रुप में तो उसके एडमिन को ढूंढें,
उनको जाके जादू वाले थे। जादू वाले भाई ये 100 मेंबर्स ने मीटिंग अटेंड की है 100 मेंबर की मीटिंग है और शो ऑफ हैंड से वोटिंग हुई। शो ऑफ हैंड से वोटिंग तो हुई जो प्रॉक्सी है वो तो शो ऑफ हैंड नहीं कर सकते। असूलन नहीं होते हैं। तो ये 90 मेंबर्स नहीं होंगे टोटल। अब अगेन 100 मेंबर्स ने अटेंड की है और उनमें से 10 कुछ लोगों के नुमाइंदे थे, नुमाइंदे भी थे, क्योंकि जिन्होंने अटेंड किया वो कितने हैं? बस ये प्रॉब्लम है। यानी उस ब्रैकेट में उन्हें बताने की कोशिश की कि इनमें से 10 कुछ लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अब नुमाइंदगी तो कर ही रहे हैं, खुद भी तो मेंबर है। तो शो ऑफ हैंड में अगर आप जिसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं उसका वोट खत्म हो गया, ज़ाया हो गया, तो भी आप सामने तो मौजूद है। और शो ऑफ हैंड में तो काउंट ही सामने वाला करता होता है। जी सर ये 10% वोटिंग पावर। सर ये 10% काउंट करते हैं हम, ये कंपनी की 10% काउंट करते हैं, जो मौजूद हों उनकी 10%। जी जब 10% की जब भी बात आती है ना ज्यादातर जगह, तो वो टोटल का काउंट होता है, पूरे कंपनी के टोटल। वैसे जब हम वोटिंग पावर मीटिंग में काउंट कर रहे होते हैं आपस में कब कौन रेजोल्यूशन पास होगी तो जितने हाजिरीन होते हैं, लेकिन ये 10% के जितने भी रूल है ना, 10% वाला बंदा यूं कर सकता है, वो कर सकता है, वो कर सकता है, वो टोटल हाजिरीन की बात और टोटल कंपनी की बात होती है। लेकिन सर ये मीटिंग वगैरह केस नहीं आया ज्यादा 10%, तो वो तो फिर वही उठाएंगे ना जो मीटिंग में आए होंगे। असल में देखिए ना, वो 10% कहाँ आया मीटिंग में, जरा सोचते हैं कहाँ आया। एक जगह आया है कि 10% वाला बंदा मीटिंग बुलवा सकता है, तो अभी तो मीटिंग हुई नहीं। एक जगह लिखा था 10% वाला अपनी पसंद का नोटिस दिलवा सकता है, मीटिंग अभी भी नहीं हुई। एक जगह था 10% वाला मीटिंग के बाद बता सकता है कि मीटिंग गलत हुई है, तो हो सकता है वो कहे मैं तो आया ही नहीं, मुझे तो नोटिस ही नहीं मिला, मीटिंग गलत हुई है। तो अगर आप गौर से देखें तो ये सारी कार्रवाइयां मीटिंग से पहले या मीटिंग के बाद हो रही है। मीटिंग के अंदर 10% वाले के पास एक ही पावर है, पोल डिपार्टमेंट। उस वक्त हम 10% हाजरीन का 10% नहीं काउंट करेंगे, पावर का 10% काउंट करेंगे, जो असल वोटिंग पावर है, तब भी असल वोटिंग तब भी असल वोटिंग पावर। जी वरना तो हाजरीन के 10% को ले दिया, फिर तो वो कोई से भी 10% नॉन सीरियस लोग इकट्ठे हो जाएंगे। सर अगर शो ऑफ हैंड में प्रॉक्सी का वोट काउंट नहीं होता तो प्रॉक्सी बुलवाने का फायदा? अगर शो ऑफ हैंड में प्रॉक्सी का वोट काउंट नहीं होता तो प्रॉक्सी भेजने का फायदा, वो पोल डिमांड कर सकता है कि उसका 10% हो या चंद और दोस्तों के साथ मिलकर पोल डिमांड करवा सकता है। पोल में उसके वोट काउंट होंगे। वोटिंग पावर है ना वहाँ, तो प्रॉक्सी की वोटिंग पावर मीटिंग तक आती है। प्रॉक्सी खुद नहीं आता, उसका हाथ नहीं आता, उसकी वोटिंग पावर। जी सर पोल डिमांड करते हुए, पोल डिमांड करते हुए क्या हुआ? सर पोल डिमांड करते हुए जो 10% है उसमें प्रॉक्सी वाले शेयर काउंट होंगे साथ ही? जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो 10% वाले में चूंकि वोटिंग पावर की बात हो रही है, तो वोटिंग पावर में घर बैठे लोगों के वोट जो मीटिंग में ये बंदा लेके आया है वो उसको काउंट करवा सकता है। जी थर्ड क्वेश्चन का थर्ड सिनेरियो जो है कंपनी हमारा कंपनी की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। सो असेस नहीं हो पा रहा कि वो वाकई कंपनी, क्योंकि समझ नहीं आ रही वर्डिंग की। ठीक है, हम कहते हैं मिस्टर समीर जी थे जो आए, जेके शायद लिमिटेड कंपनी थी, तो जेके लिमिटेड कंपनी, हमारी कंपनी कौन सी है? सी सी ग्रीन। सी ग्रीन कंपनी की मीटिंग में जेके लिमिटेड वाज रिप्रेजेंटेड। तो समझ आ गया, मैंने नाम नहीं पढ़ा। हाँ तो बस वो यही है कि वो आप इस वजह से। सर अगर लेट्स सपोज वो इधर होता, जेके का नहीं होता, ठीक है, लेकिन उधर ये सीन होता है कि सी ग्रीन में ही वो किसी बंदे की प्रॉक्सी बन के आया हुआ, बट नॉट अ मेंबर। ठीक है। तो अगर ये होता है कि वो सी ग्रीन के एक मेंबर का नुमाइंदा है जबकि वो खुद मेंबर नहीं है, तो फिर हम अगली बात ये करते हैं कि ये देखा जाएगा कि आर्टिकल्स में क्या लिखा है, क्या नॉन मेंबर प्रॉक्सी हो सकता है या नहीं। तो दोनों हाँ अगर हाँ पे वो सिनेरियो डिस्कस कर देते हैं। वैसे तो शो ऑफ हैंड में प्रॉक्सी वैसे ही तकरीबन साइड पे हो गया। जी सर ये इसमें तो ये 23 मार्च का लिखा हुआ है कि पब्लिक हॉलीडे है। ठीक है। अगर ये ना लिखा हुआ और भूल जाए, अगर ये ना लिखा हो और भूल जाएंगे, ऐसे कह रहे हैं भूल जाए जैसे कोई 25 तरह की पब्लिक हॉलीडेज होती है। नहीं होता है। टोटल पब्लिक हॉलीडेज काउंट कर लेते हैं, मसला ही खत्म हो जाएगा। नवंबर में कोई पब्लिक हॉलीडे है? अभी हम नवंबर में सॉरी दिसंबर, हम दिसंबर में खड़े हैं। दिसंबर में 25 दिसंबर एक पब्लिक, अभी इस्लामिक हॉलीडे साइड पे कर देते हैं। 25 दिसंबर पब्लिक हॉलीडे है। जनवरी में है कोई हॉलीडे? फरवरी में 5 फरवरी कश्मीर। मार्च में 23 मार्च रेजोल्यूशन डे। अप्रैल में, मई में यकम मई मजदूर 4 हो गए। जून में, जुलाई में, 14 अगस्त 5वीं छुट्टी हो गई। सितंबर में 11
हुआ करती थी पहले, अब खत्म हो अब नहीं। 6 सितंबर होती है। ठीक है, 6 सितंबर होता था, अब नहीं होता। हाँ जी, गुजर गया सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 9 नवंबर हुआ करती थी। टोटल 5 पब्लिक हॉलीडेज बच गई हैं जो कि फॉर सर ये जो हम कह रहे हैं हुआ करती थी। अब इस्लामिक साइड पे है। इस्लामिक साइड पे 12 रबीउल अव्वल, 9-10 मुहर्रम और 2 ईद। लाहौर में लोकल हॉलीडे दाता साहब की ओर 140 है, क्योंकि वो एक ही दिन दोनों इवेंट होते हैं, तो उस दिन लोकल हॉलीडे होती है, लेकिन स्कैम उसको लोकल हॉलीडे के तौर पे नहीं मनाता। तो अगर हम पाकिस्तान की नेशनल हॉलीडेज की बात करें कि कराची में बैठा एग्जामिनर है तो थोड़ी सोचेगा लाहौर में क्या छुट्टी होती है। तो 5 उस तरह की पब्लिक हॉलीडेज हैं। इस्लामिक रीजन्स पे 12 रबीउल अव्वल, 9-10 मुहर्रम और उसके अलावा 2 ईद है। और कुछ छुट्टी है? शब बरात को तो नहीं होती, संडे भी होगा। कहाँ शब बरात को कौन छुट्टी देता है? बहुत पहले तो बड़ा कुछ होता था। फिर तो कायदे आज़म कब पैदा हुए, कब मरे, इलामा इकबाल कब पैदा हुए, कब मरे, फलाना, उस वक्त तो बड़ा कुछ होता था। जी जी, पब्लिक हॉलीडे नहीं है। कंपनी मीटिंग किस दिन करना चाहेगी? संडे को, उसमें ज्यादा लोग आ सकते हैं, तो मतलब संडेज की मीटिंग हो सकती है। इस वक्त हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि दरमियान में जो पब्लिक हॉलीडेज वाला, तो इसलिए पब्लिक हॉलीडे उन्होंने बीच में कहा है। अगर वो बीच में कहें कि सैटरडे संडे था और वो एक्सप्रेसली कहेंगे ये दोनों प्योर ऑफ दिन है कंपनी के, तो फिर हम उसको सोचेंगे। अगर वो ऐसा नहीं बताते तो बस फिर हम नॉर्मल चलेंगे। जी डन। यस, हमारे सिलेबस में सिर्फ एक जगह वर्किंग डे डिफाइन किया है। हाँ जी, कौन बोलेगा? बैंकिंग के बिजनेस आज होते हैं, ये कहाँ बैंकिंग के जो डेज है वो कौन से लॉ में लिखे? डिविडेंड के केस। डिविडेंड कितने दिनों में देना होता है? उसमें लिखा हुआ था 15 वर्किंग डेज। ऑल क्लियर? सर प्रॉक्सी फॉर्म 9 बजे तक आना था, अगर 2-4 मिनट या 5-7 मिनट लेट हो फिर तो 48 घंटे से कब तक? अच्छा नहीं सर, कानून है ना, कानून तो अंधा होता है, वो जज्बात थोड़ी देखता है, वो टाइम देखता है। तो टाइम देख लिया, 1 मिनट भी लेट हो गए, खिलाफवर्जी हो गई। और सर अगर नॉन मेंबर्स हो मीटिंग में तो उस मीटिंग को हम क्या करेंगे कि नॉर्मल पब्लिक मीटिंग? असल में मीटिंग तो हो रही है, नुमाइंदे की है, वो क्या करेंगे, हर बात को डिमांड किया करेंगे। नहीं, जैसे इसमें लिखा हुआ था ना कि 100 मेंबर्स ने अटेंड। हाँ बिल्कुल ऐसा। तो इधर क्या वर्ड आएगा अगर नॉन मेंबर्स भी? 100% अटेंडेड द मीटिंग, जिनमें से इतने मेंबर थे उतने नॉन मेंबर। डन। लेकिन हमने पूरी कोशिश की, लेकिन अभी भी हमारे पास कुछ टाइम बच गया। अब समझ आया ये 3 दिनों में कैसे फैलाना है मैंने, ऐसे जादू वाले भाई। 21 दिन में आप लोगों ने मीटिंग का चैप्टर दोबारा ओपन कर लिया, इसलिए मैं टेस्ट डिस्कस करते हुए जरा हिचकिचा रहा था कि वो टेस्ट नहीं डिस्कस होना। असल में टेस्ट डिस्कस नहीं हो रहा, आप लोग अपनी मीटिंग के गुमशुदा सवाल लेके आए कि उस टाइम पे मैं चिल्ला के पूछता था कि कड्डो सवाल, और आप लोगों ने कोई सवाल नहीं करा। टेस्ट के बाद ठीक है, तो टेस्ट के बाद अचानक से आपका दिमाग थोड़ा ज्यादा तेज हो गया, लेकिन फिर भी हमें टाइम मिल गया। किबला जादू करना पड़ेगा। जिसके सवाल पूछते हैं उसके सवाल आपने पूछे ही, वो आपको समझ आ गया, या वो तब समझ आएगा जब टेस्ट देंगे। ठीक है जी, यहाँ तक हम पहुंचे थे, और यहाँ मैंने कहा था कंपनी की पूरी बात इन सबको पढ़े तो मतलब एक ही बनता है। आप अगर अपने फार्म में लिखना चाहें तो कंपनी लॉ नहीं फॉलो कर रही, आर्टिकल नहीं फॉलो कर रही, मेमोरेंडम नहीं फॉलो कर रही, लाइसेंस फॉलो नहीं कर रही, मिस मैनेजमेंट कर रही है, फ्रॉड कर रही है, बेईमानी कर रही है, चालबाजी कर रही है, धोखा कर रही है, कुछ भी बुरा लिख देंगे चल जाएगा। इसलिए मैंने 200 में बताया कि उसको एक्सप्रेसली याद कर ले, इसको बेदिली से बस मोटा सा के 2-3 पॉइंट इसके लिख दे, काफी है। अब बुरा कैसे कहते हैं या इलीगल कैसे कहते हैं, वो सारी बातें तो अपनी जगह है। इन्होंने नीचे कुछ और एग्जांपल भी दिए हैं। इन्होंने कहा कुछ ऐसी स्कीम्स होती हैं जो कि हमारे नजर में अच्छी नहीं है। आपने सुना होगा पाकिस्तान में बहुत सारी तरह की स्कीम चल रही होती हैं, अचानक से डबल छा आ जाते हैं, वो कहते हैं जी पैसे दो मैं डबल करके वापस दे दूंगा। अचानक से फैसलाबाद का ग्रुप आता है, वो कहता है 25,000 जमा करा दो, 3 महीने बाद या तो 40,000 ले लो या मोटरसाइकिल ले लो। लोग कहते हैं यार दोनों सूरतों में अपना फायदा है, वो पैसे जमा कराते हैं। अचानक से बिजनेस आगे कहता है तुम 6 घड़ियां बेचो, उस बंदे से को वो आगे से 6 घड़ियां बेचो, और उससे को वो आगे से 6 घड़ियां बेचे। जब भी कोई घड़ी बेचेगा उस घड़ी का इतने % ऊपर वाले को, इतना % उससे ऊपर वाला, और इतने % उससे ऊपर वाले को मिलेगा। तो होता ये है कि इसमें ना कुछ पिरामिड बनता चला जाता है। हुआ ये डबल छा पैसे डबल करके कैसे देता हूँ? एक बंदे से कहा कि तुम्हें डबल करके मिलेंगे, उसने जाके अपने 2 दोस्तों को बताया कि यार वो डबल करके पैसे दे देते हैं।
वो आए, उन्होंने कहा हमें भी मिलेंगे, उन्होंने कहा हाँ जी 20 दिन बाद तुम्हें भी डबल करके मिलेंगे। उन दो दोस्तों ने पैसे जमा करा दिए, पहले वाले के दे दिए। जब पहले वाले के दिए तो उसने 4 लोगों को बताया कि यार वो तो डबल करके देते हैं, हम मिल गए। 4 लोगों ने आगे कहा हमारे पैसे डबल करके दे दो, तो उनके पैसे उन 2 लोगों को दे दिए। अब 4 लोगों को जो पैसे देने हैं डबल करके, तो शायद 20 लोग और आ चुके हो तब तक ये कहने के मेरे पैसे डबल कर दो, तो 20 लोगों में से 8 लोगों के पैसे 4 लोगों को डबल करके दिए और बाकियों की होल्ड कर लिए। तो होता ये है कि एक पहाड़ बनता चला जाता है, एक से 2, 2 से 4, इस तरह से करके ना एक पिरामिड सा बन जाता है। जब यहाँ पहुंचते हैं ना तो फ्रॉड करते हैं। जब 80,000 लोग पैसे जमा कराते हैं ना, अब यकीन होता है कि बाकी 1.5 लाख रुपए नहीं, 1.5 लाख लोग पैसे नहीं जमा कराएंगे, तो सबको भाग जाते हैं। बीच में काफी लोग बहुत शिफ्टें लगा के 2-2, 3-3 दफा डबल करवाते हैं और यहाँ आके उनका सारा पैसा डूब जाता है। जिसका एक दफा डबल हुआ वो दोबारा भी तो कोशिश करेगा। तो होता ये है कि ये डिफरेंट स्कीम्स है, इसको हम कहते हैं पिरामिड बन जाता है। एक पिरामिड बन जाता है कि ऊपर से लेके, तो नॉर्मली धोखा शुरू में नहीं होना होता, शुरू में सबको पैसे मिल रहे होते हैं। एक बंदा 6 बंदों को घड़ी बेचे, वो 6 बंदे आगे से 6 बंदों को घड़ियां बेचे, वो घड़ी बेचेंगे तो उसका इतना शेयर ऊपर वाले को मिलेगा और उसको उतना शेयर ऊपर वाले को। तो आप एक दफा 6 बंदों को घड़ी बेच के बैठते हैं और शायद आप जो है वो 2 साल में कोई 70-80 हज़ार रुपये कमा लेते हैं बैठे बैठे, क्योंकि नुकसान शुरू वालों का इतना नहीं होता जितना एंड वालों का होता है। तो ये पिरामिड कभी भी कट लग सकता है। तो इस तरह की पिरामिड स्कीम्स होती हैं, इस तरह की कुछ हवाई स्कीमें होती हैं, पॉन्जी स्कीम्स होती हैं, अजीब अजीब से इनके नाम होते हैं। तो इस तरह के सारे नाम उन्होंने यहाँ इकट्ठे कर दिए। उन्होंने कहा कि प्रमोशन और कैरिंग ऑन ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग स्कीम शैल बी डीम्ड टू बी अनलॉफुल। इनमें से कुछ भी हो रहा होगा तो हम कहेंगे कि वो अनलॉफुल है। चल नाम लिए, यहाँ मैं रिकमेंड करूंगा करेक्टा मान लो, यहाँ रिकमेंड करूंगा रेजिंग अनऑथराइज्ड डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक से ऐसे डिपॉजिट लेना जिसकी आपको इजाजत नहीं है। बैंकों के अलावा और एनबीएफसी के अलावा किसी को इजाजत नहीं है कि लोगों से डिपॉजिट मांगो। तो कोई भी बंदा अगर बैंक्स और एनबीएफसी के अलावा एक बिजनेस होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, डिपॉजिट मांगता है तो वो इलीगल है, गलत है। वो कहते हैं कि इस तरह के डिपॉजिट आप नहीं मांगेंगे जनरल पब्लिक से। मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं करेंगे, तो उतनों को बेचो, वो उतनों को बेचेगा, वो उतने को बेचेगा, उस तरह से काम नहीं करेंगे। पिरामिड एंड पॉन्जी स्कीम्स वगैरह चाहे लोकल हो चाहे इंटरनेशनल स्कीम्स हो, जब भी पाकिस्तान में मौजूद कोई कंपनी इस तरह का बिजनेस कर रही होगी तो हम कहेंगे कि कंपनी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज कर रही है, कंपनी गलत एक्टिविटीज कर रही है, कंपनी अनलॉफुल एक्टिविटीज कर रही है। इसी तरह की उल्टी स्कीम, मैंने कहा ना कि मोटरसाइकिल के बदले मोटरसाइकिल ले लो, पैसे के बदले या मोटरसाइकिल ले लो या फलाना ले लो। तो इस तरह की जो फेक सी स्कीम्स हैं, इस तरह की जो उल्टी सीधी सी स्कीम्स हैं कि आप कहीं जो गुजर रहे हो वहाँ पे जनाब एक लोग गाड़ी लेके खड़े हुए होंगे, आपको कहेंगे हाँ जी आपका क्या नाम है, हम यहाँ इनाम देने बैठे हुए हैं, आप इनाम से खेलें, 500 रुपए देके इनाम से खेलें। ये 4 चीजें, आपका डीवीडी प्लेयर भी निकल सकता है, आपकी बाइक भी निकल सकती है, आपका एक शीशे का गिलास भी निकल सकता है और आपका 1 लाख का इनाम भी निकल सकता है। तो यार ट्राई करते हैं, लेफ्ट ट्राई करते हैं, 500 देगा, शीशे का गिलास निकलना उस गरीब का। ठीक है। और कभी कभी उन्हें लग रहा हो कि बंदा जरा घेरे में आने वाला है, तो कोई थोड़ी सी महंगी चीज, वो डीवीडी प्लेयर को चाइना का पकड़ा होगा 1800 का, 500 दिया होगा, इसको 1800 वाला दे देंगे। जैसे कहेंगे मुबारक को आपने पहला लेवल जीत लिया, अगला लेवल और बड़ा मजे का है, उसमें 3000 जमा कराना होता है और आप अपनी जीती हुई चीज भी जमा करा सकते हैं, उससे उतनी अमाउंट एडजस्ट हो जाएगी और बाकी आप इस तरह से तो उससे बड़े लेवल की गेम खेलेंगे। तो इस तरह की जितनी भी उल्टी सीधी स्कीमें हैं जो लोगों के साथ चालबाजी कर रही हैं, उन सब के लिए उन्होंने वर्ड इस्तेमाल कर दिया पॉन्जी स्कीम्स। इस तरह की अजीबो-गरीब सी सर ऐसी स्कीमें मॉल वगैरह में भी होती हैं। ऐसी स्कीम्स मॉल्स वगैरह जो होते हैं जगह जगह बहुत सारी इस तरह की स्कीम्स चल रही है। अगर वो उनका मकसद लोगों को धोखा देना है, अगर उसका मकसद धोखा देना है, भाई अगर एक मॉल वाले ने कहा इतनी शॉपिंग करो शायद आपकी गाड़ी निकल आए शायद ना निकले, तो शॉपिंग तो आपने बाहर हल करनी थी। यानी कि ऐसा नहीं हुआ कि आपने उनके हवाले कुछ एक्स्ट्रा रकम की या कुछ और, जो रकम लें और झांसा दे के भाग जाएं, ये बेसिकली उस तरह की। अगेन आई केप्ट देम से पॉन्जी स्कीम के मतलब नहीं पूछते, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा था कि क्या क्या है। एनी अदर बिजनेस एक्टिविटी नोटिफाइड बाय एससीसीपी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी या मॉरल हैजर्ड्स, कोई भी और ऐसी चीज जो एससीसीपी ने कहा नहीं यार ये इखलाकी तौर पे सही नहीं है, ये इससे लोग तकलीफ में आते हैं, ये पब्लिक के वसीतर मफाद में नहीं है, तो जो एससीसीपी कह देगा वो where in return of deposit in cash, coupon certificate, ticket or other documents are payment at future date or grant of property right benefit मिलेगा। जिस तरह से कहता है इतने पैसे जमा करा दो लॉटरी का आपका नाम निकल आएगा, इतने पैसे जमा करा दो मोटरसाइकिल निकल आएगी, तो कुछ भी इस तरह की स्कीम है उन्होंने कही है। तो इनमें से जो भी आप कर रहे होंगे वो गलत होगा जी। प्राइस बॉन्ड में आपके असल रकम महफूज है, वो आप कभी भी आपको दैट इज एज इक्वल एज कैश, वो धोखा नहीं है। धोखा ये है कि आपका पैसा लिया
और कहा इसके बदले या तो आपको कुछ नहीं मिलेगा या आप करोड़पति हो जाएंगे। और फिर पता है पाकिस्तान में तो हम और मजीद हो जाते हैं ना, पक्के हो जाते हैं। प्राइस बॉन्ड होते हैं महंगा, 10,000 का, 7,500 का, 5,000 का, अलग अलग तरह की जो प्राइस रेंज है। तो 10,000 का प्राइस बॉन्ड आम लोग नहीं ले सकते। तो फिर क्या होता है कि कुछ प्राइस बॉन्ड्स की कुछ ऐसे लकी नंबर्स होते हैं जो बार बार निकलते हैं। एक बंदे ने सीरीज ली होती है प्राइस बॉन्ड की, वो फिर आगे कहता है आ जाओ जी 10-10 रुपए की पर्ची, वो प्राइस बॉन्ड के शेयर्स बना देता है और 500 लोग 10-10 रुपए की पर्ची जमा करा देते हैं, 100 रुपए की पर्ची जमा करा देते हैं कि अच्छा अगर इनाम निकला तो उसका इतना फीसद आपको मिलेगा। तो ये सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। उन्होंने कहा भाई कंपनी ऐसा नहीं करेगी, इंसान जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। लेकिन एसईसीपी ने कह दिया कि अगर आप इस तरह का काम कर रहे हैं तो दिस इज वन ऑफ द रीजन जिस पे आपकी कंपनी को बंद करने का ऑर्डर। समझ आई रीजन? अब अप्लाई कौन कौन कर सकता है ये हमने नहीं देखा, ये हमने देखा है रीजंस कौन सी है। अब देखेंगे कौन कौन अप्लाई कर सकता है और अप्लाई करते हुए उनको रीजंस क्या देनी होंगी, जादू करना पड़ेगा। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, रीजंस आपको पता है। उन रीजंस की बेस पे इनमें से कोई भी कंट्रीब्यूटरी अप्लाई कर सकता है, रजिस्ट्रार अप्लाई कर सकता है, एसईसीपी या उसका ऑफिसर अप्लाई कर सकता है, कंपनी का कोई क्रेडिटर मौजूदा या फ्यूचर का मुमकिन है वो अप्लाई कर सकता है, कंपनी खुद अप्लाई कर सकती है। बड़ा दिल करता है कि एक ऐसी लिस्ट होती है जो बताती है कि मेंबर किन किन रीजंस पे अप्लाई कर सकते हैं, कोर्ट किन किन रीजंस पे कर सकती है। ऐसा नहीं किया उन्होंने, एक लिस्ट ऑफ रीजंस दे दी और एक लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट दे दी और कहा ये एप्लीकेंट इन शर्तों को पूरी करेंगे तो ये अप्लाई कर सकते हैं। तो पेपर में सवाल यूं नहीं आएगा कि बताओ रजिस्ट्रार किन किन रीजंस की बेस पे कंपनी की वाइंडिंग अप के लिए बात कर सकता है। वो ये जरूर पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी रीजन पे वाइंडिंग अप हो सकती है। वो ये जरूर पूछ सकते हैं कि अगर रजिस्ट्रार ऐसा चाहे तो वो कौन सी शर्तों को पूरा करेगा। तो इस टेबल को समझते हैं, लेफ्ट पे एप्लीकेंट है और राइट पे इन एप्लीकेंट्स ने जब अप्लाई करना है कोड को फॉर वाइंडिंग अप तो उन्होंने क्या शर्तें पूरी करनी। फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रार को अगर लगता है कि कंपनी का फलाना मसला खराब है और इसकी वजह से उसको वाइंड अप हो जाना चाहिए तो एसईसीपी से इजाजत लेगा प्रेजेंटेशन देने से पहले। और फिर ये इजाजत जो है वो तब तक नहीं होगी जब तक कि कंपनी को मौका ना मिले। यानी कि रजिस्ट्रार एसईसीपी से कहेगा मुझे इजाजत दें, कंपनी ने कुछ गड़बड़ की है, मैं अदालत जा रहा हूँ। तो अच्छा एक मिनट मैं जरा कंपनी वालों को बुला लूँ, जरा आपस में बातचीत हो जाए, अगर फिर भी लगे कि वो गलत कर रहे हैं तो हम अदालत में चले जाएंगे। तो रजिस्ट्रार एसईसीपी की इजाजत और कंपनी से एक मुलाकात जिसमें कंपनी को सुनवाई का मौका मिले, इसके बाद रजिस्ट्रार हैज द पावर के वो अदालत में जा सकता है उनमें से किसी रीजन की वजह से। कि कहते यार तुम लोगों ने 2 साल से अकाउंट्स ही नहीं भेजे, मैं जा रहा हूँ कोर्ट में। तो अगर नहीं वो भेजे थे, वो रास्ते में रुक गए थे, वो डाकिया मर गया था, फलाना हो गया था, कोई भी आपस में बैठेंगे, रीजंस वगैरह सामने रखी जाएंगी और अगर साबित हो जाएगा कि यस डिफॉल्ट है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। टेबल समझ आ रहा है? ये लोग हैं इन शर्तों। और कौन कौन एसईसीपी की बात कर लेते हैं, फिर ऊपर भी चलते हैं। एसईसीपी आफ्टर इन्वेस्टिगेशन टू अफेयर्स ऑफ कंपनी दैट माइट परसुएट द एसईसीपी टू मूव टुवर्ड्स वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट्स। कंपनी के बारे में लोगों ने शिकायत लगाई होगी, एसईसीपी को बताया होगा कि गलत प्रैक्टिसेस हो रही हैं, अनलॉफुल काम हो रहा है। एसईसीपी ने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन के एंड पे उन्हें पता लगा कि हाँ यहाँ पे हमें चले जाना चाहिए इनके अगेंस्ट और एक दफा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड कंपनी को प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन अगर तो लाइसेंस एक्टिविटी थी और वो एक ही काम था और लाइसेंस खत्म हो गया तो अब इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, तो कंपनी वाजिब हो गया कि कंपनी मर जाए। तो इसका मतलब है कि एसईसीपी या रजिस्ट्रार एक प्रॉपर एक्टिविटी करके कंपनी से मुलाकातें करके ऑफेंस साबित करके फिर जाएंगे अदालत की तरफ कि हाँ भाई अब इस कंपनी को वाइंड अप किया। अगर वो कंट्रीब्यूटरी डर जाए, देखिए कंपनी अगर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नीचे चली गई तो पर्सनली लायबल भी होंगे सर, और दूसरा कंपनी इस वजह से भी वाइंड अप हो सकती है। तो कंट्रीब्यूटरी इस वजह से कि अगर कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर रिड्यूस बिलो 2 या 3, इसका मतलब क्या है, कंट्रीब्यूटरी सिर्फ इस ऑप्शन पे आ सकती है। बाकी जगह होने चाहिए कि वो बड़ों को शिकायत करें, रजिस्ट्रार को, एसईसीपी को, या एक और तरीका क्या है, सब मिलके स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें। तो अगर कंट्रीब्यूटरीज में से किसी को ये लगता है कि कंपनी 2 या 3 मेंबर से नीचे चली गई है, ये एक बड़ा सा जुमला है जिसका आसान मतलब ये है कि पिछले 18 महीने में कम से कम 6 महीने वो बंदा कंट्रीब्यूटरी रहा है। पिछले 18 महीने में कम से कम 6 महीने यानी कि पिछले 1.5 साल में शेयर्स जिसकी वो कंट्रीब्यूटरी है were originally allotted to him or have been held by him and registered in his name for at least 180 days during 18 months before commencement of winding up or have devolved on him through death of a former owner। वो शेयर जो उसके पास खुद के थे या किसी मेंबर की डेथ की वजह से उसको मिल गए
और पिछले 1.5 साल में कम से कम 6 महीने किसी भी टाइम पे वो कंपनी का मेंबर रहा है। तो अगर एक ऐसा शख्स घबरा रहा है कि जी ये तो मैं कंपनी मिनिमम से नीचे चले गई, मेरा तो नुकसान हो जाना है, तो वो अदालत जाके कह सकता है कि कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर्स गिर गए। तो इसका मतलब है ये वाहिद एप्लीकेंट है जिसमें हमारे पास रीजन डिफाइंड है। मिनिमम मेंबर से नीचे वाले रीजन पे ये कर सकते हैं, बाकी किसी भी रीजन पे कर सकते हैं। पिछले 1.5 साल में कम से कम 6 महीने ऐसे रहे हैं जिसमें कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नीचे रही है। मिनिमम कितने होते हैं प्राइवेट में? 2, पब्लिक में 3। जी मतलब यानी कि जिस वक्त हम वाइंडिंग अप की बात कर रहे हैं ना, वाइंडिंग अप का जब अदालत में पेशकश होनी है, ऑफर वगैरह वो होनी है, पिटीशन वगैरह, उससे पिछले 1.5 साल की बात होगी। यानी कि एट एनी गिवन टाइम एक बंदा देखे पिछले 1.5 साल में मैं कम से कम 6 महीने मेंबर रहा हूं और नंबर 2 कंपनी मिनिमम से नीचे जा रही है, देन द पर्सन हैज द ऑप्शन कि वो कोर्ट में जा सकता है कि जी कंपनी मिनिमम से नीचे है और आपकी शर्त ये थी कि कम से कम मेरे पास 6 महीने शेयर्स हो 1.5 साल में, मेरे पास थे, तो वो बंदा अप्लाई कर सकता है कि कंपनी को बंद कर दिया। देन कंपनी खुद कब आएगी? कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके खुद आ सकती है। ज्यादा ने कहा था कंपनी वाले सारे तय कर लें कि यार काम करते हैं, हम खुद नहीं करेंगे, अदालत से करवाते हैं। इसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा? कंपनी को पर्टिकुलर एसेट्स, लायबिलिटीज और सारी डिटेल्स उसी दिन जमा करानी होगी, रादर देन जो बेचारा बंदा आए और दिक्कत करे और मुसीबत में सारी चीजों को देखे। तो अगर कंपनी के लिए हमारी वाइंडिंग अप हो जानी चाहिए तो कंपनी एसेट्स वगैरह की लिस्ट प्रोवाइड करेगी और उसके मुताबिक क्रेडिटर्स, कुछ लोग जिन्होंने कंपनी को पैसे दिए हुए उनको लग रहा है कि कंपनी गड़बड़ कर जाएगी, या वो लोग जिनका कंपनी से एग्रीमेंट होने लगे और उन्हें लग रहा है कि कंपनी सही नहीं चल रही, वो अदालत को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे में जब वो अदालत को अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि उनका शक हो, अदालत का कीमती टाइम वेस्ट हो जाए। तो रूल ये है कि क्रेडिटर्स सिक्योरिटी फॉर द कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप प्रोवाइड करें। यानी अगर क्रेडिटर्स ने कहा है और बाद में उनका एलिगेशन गलत साबित हो गया तो वो सारा खर्चा क्रेडिटर्स के देना पड़ेगा, उनको उसकी सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो सही साबित हो जाए तो ठीक है, फिर वो वाइंडिंग अप होगी और उसका सारा खर्चा कंपनी ही बेयर करेगी। तो क्रेडिटर्स का क्या रूल है? सच सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट शैल बी गिवन एज कोर्ट थिंक रीजनेबल। जो कोर्ट कहे कि इतना मुनासिब है उतनी सिक्योरिटी देनी होगी। अब प्राइमा फेशियाई केस फॉर वाइंडिंग अप हैज बीन एस्टैब्लिश्ड टू द सैटिस्फैक्शन ऑफ कोर्ट, और कोर्ट को यकीन सा हो चला हो। एक प्राइमा फेशियाई का मतलब है बड़ा वाज़ेह सा, एक बड़ा वाज़ेह सी सिचुएशन बन गई हो कि हाँ भाई कंपनी तो वाइंड अप होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि सिक्योरिटी इनकी तरफ से दी जाए और फिर कोर्ट देखे कि क्या वाकई वाइंडिंग अप का केस है। अगर वाकई वाइंडिंग अप का केस बनता है और सिक्योरिटी इनकी तरफ से आई हुई है, देन अदालत इनकी एप्लीकेशन पे आगे जा सकती है। ये कंटिजेंट भी हो सकते हैं, ये प्रोस्पेक्टस होता है जो बाद में आने वाला, तो मौजूदा क्रेडिटर भी हो सकता है और मुमकिन किसी के साथ एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, लोन लेने जा रहे हैं, हो सकता है एक बैंक से कहें हमें 5 करोड़ दें, वो देखा कंपनी के हालात पतले हैं, वो चला गया अदालत, उसने कहा कि मुझे नहीं लग रहा है कि सही लोग हैं और ये मेरे से भी लोन डिमांड कर रहे हैं, तो आप इनको रोकें किसी तरह से, ये गलत काम कर रही है, किसी का नुकसान कर बैठे हैं। तो अदालत कहेगी अगर आपको इतना ही यकीन है तो एक काम करें 5 लाख सिक्योरिटी जमा कराएं, ताकि अगर कल को आपका ये आरोप गलत साबित हुआ तो इसका नुकसान आपको, और अगर वाकई आरोप सही साबित हो गया तो ये 5 लाख इनके वापस मिल जाएंगे और कंपनी को बंद रखेंगे। एप्लीकेंट्स और रीजन, रट्टा हैवी लगेगा, कौन से बंदे की कौन सी वो कंडीशंस हैं जो उसने फॉलो करनी है, और पीछे रीजन दी थी, तो इसका मतलब है उन रीजन में से सिर्फ एक रीजन एक एप्लीकेंट के साथ कनेक्ट होती है, बाकी कोई भी एप्लीकेंट किसी भी रीजन की बेस पे आ सकता है। जी सर, कंपनी अगर खुद अपने आप को वाइंड अप करना चाहती है तो आपने तो लिस्ट देनी है एसेट और लायबिलिटी की। जी जी, अगर उसकी लायबिलिटी 0 है तो फिर भी लिक्विडेट पॉइंट होगा उसकी तरफ से। जी अगर उसकी लायबिलिटी 0 है तो वो जब बता देंगे तो हो सकता है अदालत एक छोटी वाइंडिंग अप की तरफ जाए। इसको हम कहते हैं इजी एग्जिट स्कीम, सेक्शन 424 कंपनीज एक्ट का, हमारे सिलेबस से कोई ताल्लुक नहीं सर। जी सिक्योरिटी, क्रेडिटर ने आके कहा वाइंड अप करें, अदालत कहेगी कि भाई तुम तो इनके हो भी नहीं अभी क्रेडिटर, तुम्हें तो डर लग रहा है कि पता नहीं है सही है या नहीं है, तो मेरा बिला वजह इतना खर्चा हो गया उसका कौन जिम्मेदार है? अगर साबित हो गया कि कंपनी सही है तो क्रेडिटर को सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, मतलब कुछ पैसे देने पड़ेंगे इस एतमाद के तौर पे कि मेरा इल्जाम सही है। कल को इल्जाम गलत निकल आया वो सिक्योरिटी जब्त हो जाएगी, वो सारा पैसा उधर खर्च हो जाएगा और जो बच गया वो कोर्ट वाले खा जाएंगे। तो ये है सिक्योरिटी कि अगर सही हो गया तो सिक्योरिटी का मकसद ही ये है कि तुम्हारी बात सही है या नहीं है, बात सही है वो पैसे वापस हो जाएंगे, कंपनी के जिम्मे पड़ जाएगा। डन? बात समझ आई? 5 मिनट तो हमारे पास है ना, कभी इनके अलावा कोई नहीं हो सकता है क्या चीज, इनके अलावा कोई
अल्हम्दुलिल्लाह इनके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। सर अगर कोई कस्टमर हो जिसके साथ कोई रिप्लाई हो, क्रेडिटर भी कस्टमर, ठीक है, तो वो इनमें से किसी के पास जाएगा और उनसे कहेगा वो दाखिल लिए आप आगे पेश कर देंगे। देखिए मेंबर भी यहाँ नहीं है, वो कंट्रीब्यूटरी है जो कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नीचे कहीं भी कम है। दूसरा पॉइंट है जो स्टार वाला कंट्रीब्यूटरी वाला, बहुत मुश्किल से इंग्लिश लिखी हुई है आसान अल्फाज में। पिछले 1.5 साल में 6 महीने कम से कम शेयर होल्डर रहो किसी भी वजह से, या तो खुद इसको शेयर मिले हो, किसी की डेथ पे मिल गए हो, किसी भी तरह से। वही बात थोड़ी सी पेचीदा इंग्लिश में नहीं, शेयर्स इसको इग्नोर कर, वर ओरिजिनली अलॉटेड टू हिम, या तो शुरू में उसको ओरिजिनली मिले थे और हैव बीन हेल्ड बाय हिम, कॉमा लगा, और हैव डिवॉल्व्ड ऑन हिम थ्रू द डेथ ऑफ फार्मर। असल में ना 2-3 कॉमे है, वो एक पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो एक बंदा जो कि खुद ओरिजिनली शेयर होल्डर था, या उसके पास पड़े हुए थे किसी वजह से, या उसको मिल गए थे किसी बंदे की डेथ की वजह से, और जो उसके पास आ गए थे एंड रजिस्टर्ड इन हिज नेम, और उसने रजिस्टर भी करवा दिए थे, यानी मेंबर था, शेयर होल्डर नहीं था, फॉर एटलीस्ट 180 डेज, कम से कम 6 महीने, ड्यूरिंग 18 मंथ्स, 18 महीने। कौन से 18 महीने? पिछले, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप। अब वाइंडिंग अप किस दिन कमेंस होती है? नीचे एक रूल लिखा हुआ है, वाइंडिंग ऑफ कंपनी बाय कोर्ट शैल बी डीम्ड टू कमेंस एट द टाइम ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन। जिस दिन अदालत में केस प्रेजेंट होगा ना कि ले जी इसकी वाइंडिंग अप की जाए, उस दिन से हम कहेंगे वाइंडिंग अप का प्रोसेस शुरू हो गया। रेजोल्यूशन तो एंड था, वाइंडिंग अप का प्रोसेस किस दिन शुरू होगा? रेजोल्यूशन। तो इस तरह इस दिन जब अदालत में पेश हुई पिटीशन, इससे पिछले 1.5 साल की हम बात कर रहे हैं। जी वो भाई कुछ कहना है। सही कंट्रीब्यूशन तो जब मेंबर आए नहीं तो किस तरह प्रूव करेगा? ये तो मतलब ये मेंबर नहीं रहा, लेकिन कम से कम 6 महीने रहा। एक और सेक्शन है बड़ा खतरनाक सा, वो कहता है कि अगर 6 महीने से ज्यादा के लिए एक बंदा मेंबर रहे और कंपनी मिनिमम से नीचे गई भी हो, तो जितने भी लोग उस वक्त मेंबर है वो पर्सनली लायबल हो जाते हैं तमाम मामला के लिए उस दौरान। अब इसको ये डर है कि मैं ना फंस जाऊं, वो एक सेक्शन है। जब हम सिलेबस को दोबारा से रिवाइज करेंगे तो हम बिल्कुल शुरू में जाके पढ़ेंगे। चैप्टर 1 में ड्राफ्ट के बाद जब फाइनल किताब आई तो आईकेएफ ने वो सेक्शन डाल दिया जो ड्राफ्ट में भी वो सोच रहे थे कि डालें या ना डालें, तो वो वाला सेक्शन हमारा अभी पूरी में भी मिस हो गया। सर ये सैंक्शन का मतलब क्या है? लफ्ज़ी मतलब सैंक्शन इजाजत। हाँ जी सर, लाइसेंस एक्टिविटी है तो वो रिवोक हो गई है, तो मगर उसके बाद फिर भी वो एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो गलत लोग हैं, वो फ्रॉडलेंट है। हाँ वो गलत लोग हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि उस वक्त तो फिर हमें अपॉर्चुनिटी भी नहीं चाहिए, हम उनसे पूछेंगे भी नहीं, हम कहेंगे चलो जी फारिग। जी सर ये जो रजिस्ट्रार ने सैंक्शन लेनी है एससीसीपी से, तो रजिस्ट्रार सिर्फ वो फाइलिंग और डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं होंगे तब एससीसीपी से क्या करेगा? कोई भी इशू, इसीलिए मैंने कहा कोई भी इशू जबरदस्ती लिंक नहीं करना कि इस बंदे को उन रीजन से लिंक करते हैं, उस बंदे को उन रीजन से, रीजन अलग है। अगर इन्होंने करना होता तो ये खुद कर देते हैं कानून वाले, इन्होंने ऐसे नहीं किया। रीजन अलग है, इन रीजन में से किसी भी रीजन पे वाइंडिंग अप हो सकती है। कौन अप्लाई कर सकता है? इनमें से कोई भी अप्लाई कर सकता है, सिर्फ इसके पास एक डेफिनेट रीजन है उनमें से, ये सिर्फ इसी रीजन पे अप्लाई कर सकता है, बाकी किसी भी रीजन पे इनमें से कोई लेकिन रजिस्ट्रार को पहले एससीसीपी से सैंक्शन। हाँ बस इजाजत जरूर लेनी पड़ेगी। तो रीजन वो है जिस पे वाइंडिंग अप होगी। अब इन्होंने जब अप्लाई करना है तो इनको शर्तें कौन सी पूरी करनी है? कंपनी को एसेट्स लायबिलिटीज की डिटेल देनी है, क्रेडिटर्स को सिक्योरिटी जमा करानी है, एससीसीपी को इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट साबित करना है, रजिस्ट्रार को एससीसीपी से इजाजत देनी है, कंट्रीब्यूटरी खुद मेंबर रहा हो कम से कम 6 महीने 1.5 साल। ये वो प्री रिक्विजिट शर्तें हैं जो एप्लीकेंट्स के लिए जरूरी है, जिससे क्वालिफाई हो जाते हैं अप्लाई करके। यस। तो वाइंडिंग अप का जो सबसे ज्यादा जिसमें डिटेल थी जिस स्टेप में वो ये वाला था। तो कंट्रीब्यूटरी में सेकंड पॉइंट वाला जो मेंबर है, कंट्रीब्यूटरी में जो सेकंड पॉइंट वाला जो मेंबर है वो यही है, पहले पॉइंट वाला ही। वो इंक्लूड होगा टू नहीं है? हाँ असल में मिनिमम से नीचे चले गए ना, तो वो या तो खुद उन लोगों में है या कंपनी इस तरह से चल रही है और वो नहीं चाहता कि कंपनी इस तरह से। मतलब 3 चांसेस है। हाँ मतलब ये दोनों तीनों चांसेस है, ज्यादा चांस ये है कि वो इस वक्त उस मिनिमम में शामिल है और वो डर रहा है कि मेरा कहीं इस तरह से एहतसाब ना हो। ले जी अभी भी हमारे पास 5-7 मिनट है, ऊपर हो गए 5-7 मिनट। अगली बड़ी छोटी सी स्क्रीन है।
कोई ये तो बड़ी सही नहीं कोई मसला नहीं। असल में इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम इसे फैलाते चले जाएं, उतना हो जितना आप कर सके सही है। मुझे तो पढ़ा के ज़्यादा ही मजा आएगा, लेकिन मतलब आप लोगों पे जुल्म ना हो जाए ज़्यादा। प्रॉब्लम ये है ना कि एक क्लास में आपसे कहते हैं ये लफ्ज़ है, समझा दिया, अब रट्टा मार लेते हैं, फिर आप उस लफ्ज़ के अंदर से एक और लफ्ज़ निकाल के उसके अंदर से एक चौथा लफ्ज़ निकाल के उसके पांचवें लफ्ज़ का मतलब पूछते हैं। ये पॉन्जी, इवन वर्ड पॉन्जी भी उन्होंने लिखा हुआ है, ये मैं कह देता ये लिस्ट दीजिए रट्टा मार लें, लेकिन मैंने अपनी तरफ से इखलाकी याद का मुजाहरा किया कि मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं, आप और गहराई में उतर गए। फिर आपने बचपन में कोई वाकया सुना था, आपने किसी दोस्त को लुटते हुए सुना था, आपने कॉलेज डिस्कस करने शुरू कर दिया, स्कोप आप लोग बढ़ाते हैं, स्कोप इतना ही होता है जितना सामने लिखा हो। जी ठीक है, फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे ब्लॉक करते हैं, क्योंकि आज हमारा टेस्ट की डिस्कशन भी थी और टेस्ट का सवाल भी बड़ा खूबसूरत सा था। कंपनी लॉ के टेस्ट में नॉर्मली इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन पिछले टेस्ट में सवाल बड़ा रोमांचक सा था। तो कल इंशाल्लाह ताला इसको कंटिन्यू करते हैं। मुझे लग रहा है इंशाल्लाह ताला कि कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, लेकिन जबरदस्ती नहीं करेंगे। अगर आप लोगों को लगा कि आप परेशान हो गए हैं तो मैं आपको कहूंगा कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, मैं आपको मोटिवेट करूंगा, फिर आपको सही लगना शुरू हो जाएगा, फिर हम चैप्टर खत्म। सर वो सीखने वाला क्वेश्चन था, सीखने वाला उसमें हर पार्ट सेपरेट पेज पे करना चाहिए, एक पेज पे करना चाहिए? हर पार्ट अलग पेज से, ये आपको पता लगेगा जब आपके पेपर में जवाब कट गया।